हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का एबीएन एजुकेशन हब चैनल में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो दिन है वो है मंगलवार और ट्यूसडे है। तो ट्यूसडे के दिन हम अपना आगे का जो हम कॉन्सेप्ट पे जिस पे हम अध्ययन कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे, वो चल रहा था अपना टॉपिक पार्ट ऑफ स्पीच। और पार्ट ऑफ स्पीच के मैंने काफी सारे जो लेक्चर्स हैं वो ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिए हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग वीडियो देख लिए होंगे और उनके थ्रू जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इंग्लिश ग्रामर का वो आपको समझ में आने लगा होगा कि इंग्लिश ग्रामर कैसे यूज में आती है, कैसे उसमें जो नाउन होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं और वर्ब होती है वो किस तरह से अपने काम में आती है। ठीक है, तो दोस्तों मैं ये फिर कह रहा हूं कि किसी ने भी अगर मान लो ये लेक्चर पे प्ले कर दिया गलती से और आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो कोई मतलब नहीं है उसका। आप रूटीन से देखें, मैंने सारा कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके उनको डाला हुआ है, तो उसको सीक्वेंस वाइज देखें ताकि तभी आपको कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आएगी और चीजें समझ में आने लगेंगी। अभी ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से स्टार्ट कर दिया और इसे समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्टिंग से आप पहले वीडियो से देखें और उसको समझने की कोशिश करें। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हम जो पढ़ रहे थे पार्ट ऑफ स्पीच में वो पढ़ रहे थे वर्ब, और वर्ब में हमने क्या पढ़ा था दोस्तों, वर्ब को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं एक सेंटेंस में। तो वर्ब को आइडेंटिफाई करने का तरीका था वो ये था कि एक तो वो सेंटेंस में एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, किसको? एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और दूसरा क्या करता है दोस्तों, एक्शन को रिप्रेजेंट करता है और उसकी 3 फॉर्म होती हैं। ठीक है, उसकी 3 फॉर्म होती हैं। तो एक बच्चे ने मेरे से पूछा कि सर 3 फॉर्म तो हम 3 फॉर्म कैसे पहचानेंगे, उसकी 3 फॉर्म है या नहीं। तो जनरली दोस्तों होता क्या है कि ज्यादातर जो फॉर्म होती है ना वो हम लेक्चर के माध्यम से पढ़ते रहेंगे। सारी जो फॉर्म है, जो वर्ब है, जो भी आपके सिलेबस में आती हैं, उन सबको मैं पढ़ाता रहूंगा बीच बीच में और बताता भी रहूंगा कि कौन सी वर्ब आएगी, कौन सी नहीं आएगी। और बाकी आपको सेंटेंस देख के जब सेंटेंस का अर्थ करोगे तो उससे पता लग जाएगा कि हाँ इस सेंटेंस में वर्ब कौन सी है और इसमें कौन सा एक्शन हो रहा है। तो घबराने की कोई बात नहीं दोस्तों, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे आप पढ़ते रहें, आपको सारी चीज समझ में आने लगेगी। ठीक है, तो जो एक्शन को रिप्रेजेंट करता हो और जिसकी 3 फॉर्म हो वो क्या होती है दोस्तों, वर्ब। ठीक है, तो मैंने बताया था पिछले लेक्चर में वर्ब को हमने एक तरह के मतलब वर्ब को हम काफी तरह से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, वर्ब को 2 तरीके से 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला तरीका आपने वर्ब को डिवाइड किया था वो किया था हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है उनको क्या बोल सकते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब, और दूसरा है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन सी वर्ब होती है दोस्तों, ये होती है डू, डज। ठीक है, ये अपन आगे टेंस पढ़ेंगे जो इसके बाद में उसमें बताऊंगा मैं। डू डज किस में आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। डिड किस में आती है, पास्ट इंडेफिनिट में। इज आर ए आती है पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। वाज और आती है किसमें, पास्ट कंटिन्यूअस में। फिर इसके बाद हैज और है वो किसमें आती है, प्रेजेंट परफेक्ट में। और हेड किस में आती है, पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गई। मेन वर्ब बहुत सारी हैं दोस्तों, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं यहाँ पे, बाई, ब्रिंग, लेट, बी, कट, शट। दोस्तों बी में कंफ्यूज मत होना, मैंने ये बहुत तरीके से पढ़ा रखा है आपको, उस लेक्चर को जरूर देखना किसी ने नहीं देखा हो तो। बी जो है वो हेल्पिंग वर्ब, बी की जो फॉर्म है वो वर्ब हेल्पिंग वर्ब की तरह काम भी करती है और मेन वर्ब की तरह काम करती है। तो सर पहचानेंगे कैसे ये कब हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रही है, ये मेन वर्ब की तरह काम कर रही है। तो सिंपल सा फंडा है दोस्तों, अगर उसके बाद में कोई वर्ब ना हो, उसके बाद में कोई अगर वर्ब ना हो तो कैसी होगी ये मेन वर्ब की तरह काम करेगी। और अगर ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रही होगी तो उसके बाद में कोई ना कोई वर्ब जरूर होगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने बी को मेन वर्ब में भी लिख दिया है। और बाकी जो है बी की फॉर्म क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म सबको पता है, एजेएमआर होती है फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म क्या होती है, बाज पर, और थर्ड फॉर्म बी। ठीक है, सबको मालूम है, एजेएमआर, बाज पर और बी। ये बात समझ में आ गई।
तो एक तरीका ये हो गया था। दूसरा तरीका मैंने बताया था वर्ब का ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होती है? सकर्मक क्रिया। इंट्रांजिटिव अकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव क्रिया की ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है? ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन मोटी मोटी दोस्तों ये होती है कि जो वर्ब अपना ऑब्जेक्ट रखती है, ठीक है, जो वर्ब अपना ऑब्जेक्ट रखती है वो क्या हो जाएगी? ट्रांजिटिव वर्ब। और जो वर्ब अपना ऑब्जेक्ट नहीं रखती है तो वो कौन सी हो जाएगी? इंट्रांजिटिव वर्ब। सर हम कैसे पहचानेंगे कि ये वर्ब ऑब्जेक्ट रखती है नहीं रखती? मैंने बिल्कुल अच्छा तरीका बता रखा है। ऐसी वर्ब से व्हाट या whom का रिप्लाई, वर्ब से व्हाट या whom का रिप्लाई क्या होता है उस सेंटेंस में? पता लग जाएगा कि ये ऑब्जेक्ट है या नहीं और उस सेंटेंस में, ठीक है। तो अगर व्हाट का रिप्लाई मिल रहा होगा उस सेंटेंस में तो ये हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और अगर whom का रिप्लाई मिल रहा होगा तो हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये उस केस के लिए है जब एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट अवेलेबल हो। जब एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट अवेलेबल हो, अगर ज्यादातर सेंटेंस में क्या होता है दोस्तों? एक ही ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होगा, या तो डायरेक्ट जो जिस सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होगा तो वो उसमें या तो व्हाट का रिप्लाई मिलेगा या whom का रिप्लाई मिलेगा। और व्हाट का रिप्लाई आपको मालूम है, मैंने बता रखा है पहले, व्हाट का रिप्लाई जो होगा वो एक निर्जीव वस्तु होगी, और जो whom का रिप्लाई होगा वो एक कैसी वस्तु होगी? वो एक सजीव वस्तु होगी। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा मैंने आपको और इंट्रोडक्शन दे दिया है ना। और कुछ चीज अगर नहीं समझ में आ गई हो तो इसमें समझ में आ जाएगी। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये मैंने बता रखा है ट्रांजिटिव वर्ब, जैसे कुछ मैंने एग्जांपल लिख दिया है ट्रांजिटिव वर्ब का, रीड और गिव, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया ये दोनों वर्ब जो है रीड और गिव हमेशा 100% क्या रखेंगी? ऑब्जेक्ट रखेंगे ही रखेंगी, ठीक है। आती जाएंगी धीरे धीरे वर्ब, मैं बताता जाऊंगा, तो उसके लिए आप बेफिक्र रहें। अब जैसे दो वर्ब में इंट्रांजिटिव में गो और लाफ, ठीक है। ये गो और लाफ ये दोनों वर्ब ऐसी हैं जो सेंटेंस में क्या नहीं रखती दोस्तों? ऑब्जेक्ट नहीं रखती। और ऑब्जेक्ट नहीं रखती तो इसका मतलब कैसी वर्ब हो जाएंगी? इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। कैसी वर्ब हो जाएंगी? इंट्रांजिटिव वर्ब। चलो एक एग्जांपल के माध्यम से और समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। इसको रफ कर रहा हूं मैं एक बार। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को मैं एक एग्जांपल के माध्यम से और समझाता हूं। देखो, स्मिता लाफ्स ए लॉट, ठीक है। तो ये इस सेंटेंस में क्या हो जाएगा दोस्तों? सब्जेक्ट सबको मालूम है, कौन हंसने का काम कौन कर रहा है? जो काम करता है, जो डूअर होता है सेंटेंस में, वो सेंटेंस क्या होता है? सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? सेंटेंस सब्जेक्ट। लाफ्स क्या होगी दोस्तों? बताओ, लाफ क्या होगी सेंटेंस में? वर्ब। वर्ब क्यों है? तो ये एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि हंसने का काम कर रहा है, तो ये क्या हो गया? एक्शन हो गया। और लाफ की 3 फॉर्म होती है, पता होगा सबको। फर्स्ट फॉर्म लाफ, सेकंड फॉर्म लाफ्ड, ठीक है। और थर्ड फॉर्म क्या होती है? लाफ्ड, ठीक है। लाफ, लाफ्ड और लाफ्ड, ठीक है। तो ये भी जो वर्ब है ये अपने आप में लिखते चलना दोस्तों, है ना, कि बाद में फिर सर हमको ये वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म नहीं आती है। तो लाफ, लाफ्ड और लाफ्ड अभी सारी एक चार्ट के माध्यम से मैं समझा दूंगा थोड़ी और वर्ब। तो ये सेंटेंस देखो, स्मिता लाफ्स ए लॉट। अब मुझे ये बताओ, स्मिता लाफ्स, स्मिता हंसती है, ए लॉट माने क्या होता है? बहुत अधिक, ठीक है। ये अभी मैं आगे बताऊंगा भी आपको। ये वर्ब को और इंटेंसिटी दे रहा है इसकी, वर्ब की। ये जो वर्ब ए लॉट है ना, इसकी इंटेंसिटी बढ़ा रहा है। मतलब वो स्मिता हंसती है, हंसती भी कैसे? वो बहुत तेज हंसती है। ए लॉट मतलब बहुत ज्यादा हंसती है। तो मतलब ये किसकी इंटेंसिटी बढ़ा रहा है? ये किसकी विशेषता बढ़ा रहा है? वर्ब की। तो इसलिए यहाँ पे जो लॉट है ना दोस्तों, ये क्या है? एडवर्ब है। ये लॉट क्या है यहाँ पे? ये वर्ब है, एडवर्ब है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा तरीके से एडवर्ब भी, अभी परेशान मत हो। अभी मैं थोड़ा सा डेफिनेशन बता दी मैंने। एडवर्ब, एड मतलब वर्ब में ऐड कर दिया कुछ, एड प्लस वर्ब मिलकर क्या बन जाएगा? एडवर्ब, ठीक है। तो मतलब ये जो वर्ब की विशेषता जो बताता है वो क्या होता है? एडवर्ब। मैंने बताया था एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव मैंने बता रखा है ना। एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव वो होते हैं जो किसी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, ठीक है।
द वर्ड विच क्वालिफाइज द नाउन और प्रोनाउन दिस कॉल्ड एडजेक्टिव। ठीक है, तो एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब वो होता है दोस्तों जो किसकी, एक तो वर्ब की, ठीक है, एक तो वर्ब की और एक खुद एडजेक्टिव की। दोबारा सुनना, एक तो वर्ब की और एक एडजेक्टिव की जो विशेषता बताता है ना, वो क्या होता है? वो सेंटेंस में एडवर्ब होता है, याद रखना। ठीक है, तो द वर्ड विच क्वालिफाइज वर्ब एंड एडजेक्टिव इज कॉल्ड एडवर्ब। तो ये बात समझ में आ गई। तो ये जो है यहाँ पे किसकी विशेषता बता रहा है, किसको क्वालिफाई कर रहा है? ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए अलॉट यहाँ पे क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। अब मुझे बताओ यहाँ पे जो वर्ब है, कौन सी वर्ब है? यहाँ पे लास्ट जो वर्ब है ये कैसी है? ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है? सेंटेंस में देखो ऑब्जेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, अब मान लो किसी दोस्त को अगर नहीं पता लग रहा हो, जैसे मैंने इसको मिटा देता हूँ, एडवर्ब को मिटा देता हूँ मैं, और मैंने लिख दिया यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, किसी बच्चे ने लिख दिया, नहीं सर मैं तो नहीं जानता, मैं तो इसको जानता हूँ कि ऑब्जेक्ट है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो अब मुझे ये बताओ स्मिता लाफ्स अ लॉट, जरा ऑब्जेक्ट की परिभाषा बताओ, मैंने क्या बता रखी है? ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं? ऑब्जेक्ट को पहचानने का तरीका मैंने बताया था दोस्तों सीधे सीधे, कि जो वर्ब से व्हाट या हूं का रिप्लाई। अगर स्मिता लाफ्स व्हाट, स्मिता हंसती है क्या, इसका आंसर दे रहा है? नहीं मिल रहा। स्मिता हंसती है, हूं माने क्या होता है? टू हूं माने किसको, तो स्मिता हंसती है किसको, इसका कोई रिप्लाई मिल रहा है सेंटेंस में? नहीं मिल रहा। इसका मतलब क्या है? सीधे सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका मतलब ये वाली वर्ब कौन सी हो गई? इंट्रांजिटिव वर्ब। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? तो इसमें जो लाफ है वो कैसी है बच्चों? इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ए लॉट है ये कुछ नहीं है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब क्या है? ये एडवर्ब है, जो कि मैंने पहले बताया था। ठीक है, अगर ये ऑब्जेक्ट होता तो इसका मतलब ये तो क्या होता है? फिर नाउन होता या फिर प्रोनाउन होता। ये मैं बहुत तरीके से पढ़ा चुका हूँ पहले। ठीक है, क्योंकि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं? या तो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है। बोलो ये बात समझ में आ गई यहाँ तक? किसी को डाउट? चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब बाकी अब एग्जाम्पल्स हैं, खुद एग्जाम्पल्स करके देखना, यहाँ पे भी आपको मिल सकते हैं किताब के माध्यम से। आपकी किताब जो है, किताबों के माध्यम से एग्जाम्पल करना आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इसमें आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। इसमें मैं एक चीज बताता हूँ आपको। देखो ये थोड़ी सी मैं एक्स्ट्रा चीज दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहा हूँ, ये बड़ी क्लासेस के लिए है। अगर समझ में आए तो बड़ी छोटी क्लास वाले समझ के देख लेना, समझ में आएगा ठीक है, नहीं तो बाकी 9-10 वाले इसको अच्छे से समझे एक बार। देखो ये जो मैंने बी के बारे में जो बताया था, बी जो है अपने आप में एक वर्ब है या नहीं? बी भी अपने आप में एक वर्ब है। ठीक है, और वर्ब की जो मैंने फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बता रखी है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट फॉर्म इज, एम, आज और बी। ठीक है, ये हो जाएगी वॉज और वर, और ये हो जाएगी हैज और सॉरी वाज और वर, और यहाँ पे आ जाएगी थर्ड फॉर्म क्या? बी। और इसकी आईएनजी फॉर्म को पता होती है क्या होती है? बी। ठीक है, देखो दोस्तों ये वाली जो वर्ब है ये हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे जो बी है ना, ये बी जो मैंने पिछले वीडियो के माध्यम से बताया था, ये बी कैसे भी काम करती है? एक तो लिंकिंग वर्ब की तरह। ये क्या करती है? लिंक करती है ना सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से। जैसे ही राम इज डॉक्टर, ठीक है, सीता इज ए सिंगर। ठीक है, तो यहाँ पे जो बी इज है, जो यहाँ पे इज आ रहा था, वो क्या कर रहा था? वो उसको सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से क्या कर रहा था? लिंक करने का काम कर रहा था। तभी वहां पे क्या आता है? वहां पे कुछ ऑब्जेक्ट नहीं आता, वहां पे क्या आता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। मैंने बता रखी है चीज। तो ये क्या करता है? ये वाली जो वर्ब है ये क्या करती है? लिंक करने का काम करती है, इसलिए यहाँ पे इसको लिंकिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, इसको लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। और यहाँ पे ये जो वर्ब है ना दोस्तों, ये वाली जो वर्ब होती है ना, इसको अगर मैं बता रहा हूँ बस वर्ड याद रख लेना, इसको प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं दोस्तों? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। क्यों बोलते हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब? क्योंकि तुम देख पा रहे हो दोस्तों, इनके बिना कोई भी सेंटेंस आगे नहीं बढ़ते हैं। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है? जितनी भी, जैसे तो बी हो गई, ये भी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, इसके साथ में मैं एक और बताऊं दोस्तों आपको, हैव। ठीक है, हैव की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? हैज और हैव। ठीक है, सेकंड फॉर्म क्या होती है? हैड, और थर्ड फॉर्म क्या होती है? हैड। ये भी अपने आप में क्या है? ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। और तीसरी फॉर्म जो है प्राइमरी में वो है दोस्तों डू,
और डू की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, डू और डज। सेकंड फॉर्म क्या होती है, डिड। और थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन। ठीक है, ये तीनों जो है बी, हैव और डू, ये अपने आप में तीनों क्या है, हेल्पिंग वर्ब। कौन सी है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। देख पा रहे हो, इन्हीं से सारा कुछ बन रहा है, ये वाली जो है। तो इनको बोल दिया अपने प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। लेकिन इन तीनों में से केवल एक ही वर्ब ऐसी है जो लिंकिंग वर्ब है, और वो है केवल और केवल बी। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दोस्तों। ऐसा नहीं है कि जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो लिंकिंग वर्ब भी होती है। ध्यान रखना, लिंकिंग वर्ब जो है वो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन प्राइमरी वर्ब लिंकिंग वर्ब नहीं है। इसका एग्जांपल कौन है, इसका एग्जांपल है और डू। ये दोनों प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन लिंकिंग वर्ब नहीं है। बोलो, अच्छी बात समझ में आई कि नहीं। ठीक है, तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में क्या होता है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में हेल्पिंग वर्ब कब होती है, अगर इनके बाद में अगर है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जो है ये वाली प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में अगर इनके बाद में अगर हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, तो दोस्तों ये कैसे, इनके बाद में अगर मेन वर्ब आ जाती है, सॉरी हाँ, इनके बाद में अगर मेन वर्ब आ जाती है तो ये कैसे काम करेंगे, एज ए हेल्पिंग वर्ब, ये मैंने बता रखा है। और अगर इनके बाद में अगर मेन वर्ब नहीं आती है, इनके बाद में अगर मुख्य क्रिया नहीं आती है, तो ये कैसे काम करेंगे, एज ए मेन वर्ब। ठीक है, ये लाइन लिखना है दोस्तों, नोट लगा के, भूल मत जाना इस चीज को। ये जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जो होती है, जितनी भी मैं तीनों बताई हैं, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में क्या होता है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में क्या होता है, इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में जो काम होता है, अगर उस काम में अगर पहले एक तो काम करती है हेल्पिंग वर्ब की तरह और मेन वर्ब की तरह। ठीक है, मैंने बता रखा है सारा कुछ। अगर हेल्पिंग वर्ब में हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे, जब इसके बाद में क्या आ जाए, इसके बाद में मेन वर्ब प्रेजेंट हो, इसके बाद में अगर मेन वर्ब आ जाए तब तो ये क्या करेगा, हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा। और अगर इसके बाद में अगर मेन वर्ब कोई नहीं आए तो ये किस तरह से काम करेगा, ये मेन वर्ब की तरह काम करेगा। ठीक है दोस्तों, यहां तक बात समझ में आ गई। और वर्ब की ये जो फॉर्म है, ठीक है, अब मैं वर्ब की आप लोगों को कुछ फॉर्म लिखा देता हूं दोस्तों। ठीक है, और वर्ब की कुछ फॉर्म उनको नोट कर लो। देखो, इन्हीं को लिख लो पहले। जैसे बाई है, सबसे पहले आई मानी क्या होता है, खरीदना। ठीक है, बाई, बॉट, और थर्ड फॉर्म क्या होगी दोस्तों इसकी, बॉट। ठीक है, दूसरी बताओ, ब्रिंग। ब्रिंग की सेकंड फॉर्म क्या होगी दोस्तों, ब्रॉट, BROUGHT, ब्रॉट। और थर्ड फॉर्म क्या होगी, ब्रॉट। ये सबको पता होगा कि अपने फॉर्म थर्ड फॉर्म कैसे पहचानते हैं, आंसर पता लग जाएगा ना। तो सेकंड फॉर्म में जब थर्ड फॉर्म होगी उस सेंटेंस में, तो उसमें मेन वर्ब जरूर आएगी। ठीक है, बिना मेन वर्ब के, बिना हेल्पिंग वर्ब के थर्ड फॉर्म नहीं आएगी। ठीक है, अब देखो, अब मैं कुछ ऐसी हेल्पिंग वर्ब बता रहा हूं मेन वर्ब बता रहा हूं जो कुछ उनको एक दूसरे के डिवाइड कर सकते हैं। एक बार बोलूंगा मैं उसकी डेफिनेशन, लेट, कट, शट, देखो कुछ वर्ब ऐसी होती है जिसको हमें ना स्ट्रॉन्ग वर्ब और वीक वर्ब भी बोलते हैं। कुछ ज्यादा वो नहीं है इसमें, मतलब आपको बस पता होना चाहिए दोस्तों कि मतलब क्या होता है, बस वर्ड पता होना चाहिए। बाकी कोई नहीं पूछ रहा कि स्ट्रॉन्ग वर्ब और वीक वर्ब क्या होते हैं, या फिर ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं। बस तुम्हें अगर ये पता होगा ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है, तो सेंटेंस बनाने में गलती नहीं करोगे तुम। ठीक है, जैसे कोई बच्चा लिख देता है राम गोज मार्केट। ठीक है, अगर राम गोज मार्केट लिख दिया ना, तो दोस्तों आप समझ जाओगे इसका मतलब ये है कि जो मार्केट है ना, वो मार्केट जो है वो किसका ऑब्जेक्ट है, वो गोबर का ऑब्जेक्ट है ना। अगर वो गोबर का ऑब्जेक्ट बन गया तो दोस्तों वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब मैंने एक चीज बहुत बार पढ़ा दी है आपको, तो इसलिए वहां पे हम क्यों लगाते हैं प्रीपोजिशन टू, वहां पे प्रीपोजिशन टू इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो जो
ऑब्जेक्ट होता है वो वर्ब का ऑब्जेक्ट ना होकर किसका ऑब्जेक्ट होता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, और उसे बोलते हैं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ गई? तो ये वाली जो है पता होगा अगर आप लोगों को कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, तो सेंटेंस बनाने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है। तो अब देखो इनमें क्या होता है, जो मैं बता रहा था, एक स्ट्रॉन्ग वर्ब होती है, एक वीक वर्ब होती है। स्ट्रॉन्ग वर्ब वो वर्ब होती है जिसकी तीनों वर्ब अलग अलग होती है, या फिर कहें कि सेकंड और थर्ड फॉर्म भले सेम हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फर्स्ट फॉर्म डिफरेंट होती है, ठीक है। और वीक वर्ब वो होती है दोस्तों जिसमें तीनों वर्ब ही सेम होती है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। जैसे देखो एग्जांपल में लेट वर्ब, लेट में तीनों वर्ब सेम है या नहीं, लेट लेट लेट, ठीक है। कट कट कट, शट शट शट, ये तीनों जो वर्ब है ना, ये कैसी वर्ब है तीनों, ये तीनों वर्ब जो है दोस्तों ये है वीक वर्ब, दुर्बल वर्ब, ठीक है, दुर्बल के लिए। अब जैसे ये बाई, बॉट बॉट, ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट, और भी अपन बात करेंगे अभी, जैसे अब ये पढ़ने पड़ी थी लाफ की, लाफ लाफ्ड लाफ्ड, ठीक है। तो ये सब कैसी हैं, ये सब जो है दोस्तों कैसी हैं, स्ट्रॉन्ग वर्ब। इनको क्या बोलते हैं दोस्तों, स्ट्रॉन्ग वर्ब, ठीक है। अब जैसे और एग्जांपल बताऊं मैं, गो, वेंट, गॉन। अब ये सबको याद आने लगी होंगी दोस्तों, गो वेंट गॉन, ठीक है। राइट रॉट रिटर्न, ठीक है, लिखते जाना ये, राइट रॉट रिटर्न। सी सी सॉ सीन, सी सॉ सीन। अगला देखो, अगला अगर इनके टेबल बनाते जाना, मैं जो बोल रहा हूं, दो बोल दिए मैंने, लिखी नहीं है वो लिख देना। राइड, राइड माने क्या होता है, राइड करना किसी चीज पे, बाइक पे, कोई बाइक से राइड करता है तो क्या बोलते हैं, राइड करना। राइड, इसकी सेकंड फॉर्म बहुत अच्छी होती है दोस्तों, रोड। कंफ्यूज मत हो जाना, रोड अभी बताऊंगा मैं क्यों क्यों बोला मैंने, ये अच्छी फॉर्म है। राइड, रोड और रिटर्न, राइड, रोड और रिटर्न। देखो मैंने क्यों बोला ये रोड अच्छी फॉर्म है, कुछ बच्चे कंफ्यूज आते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ROAD, रोड बोलता हूँ ना, ROAD बोल देते हैं बच्चों, ठीक है। ROAD अलग है और RODE अलग है, प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम है इन दोनों का, लेकिन इनको स्पेलिंग के अलग अलग है। यहाँ पे जो रोड है ये नाउन है, यहाँ पे रोड क्या है, नाउन है, लेकिन ये रोड क्या है, वर्ब है। पार्ट ऑफ स्पीच अगर पता होगा ना दोस्तों, आपको कोई समस्या नहीं आएगी, इसलिए पार्ट ऑफ स्पीच पहले पढ़ा रहा हूँ। और पार्ट ऑफ स्पीच समझ में आ जाएगा ना आपके, तो आपको 10 जो है आपकी चुटकी में होंगे, और 10 समझ में आ गए, उसके बाद में एक्टिव पैसिव और डैन डायरेक्ट, कहीं कोई गलत नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो राइड, रोड, रिटर्न, तो ये इस तरह जो वर्ब चलती हैं, इन वर्बों को दोस्तों अच्छे से इनकी टेबल बना लेना, आपको कहीं ना कहीं से ये मिल जाएंगी। अब मैं कुछ ऐसी वर्ब बता रहा हूं जो आपको समझने में बहुत कठिनाई आती है उसमें, ये आपको किताबों में बहुत मिल जाएंगी, है ना। तो इनको आप पढ़ लेना और याद करते रहना, और 4-5 वर्ब को डेली की याद किया करो दोस्तों, ठीक है। अगर 5-5 वर्ब डेली की याद करोगे ना तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगली देखो दोस्तों, बहुत अच्छी वर्ब है ये, फॉल। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये फॉल, फेल और फॉलन, फॉल, फेल और फॉलन, ठीक है। इसका फॉल का मतलब होता है दोस्तों गिरना, ठीक है। इस फॉल का मतलब क्या होता है, गिरना। लेकिन एक और वर्ब होती है, वो होती है फेल। क्या होती है, फेल। इसकी सेकंड फॉर्म होती है फेल्ड, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है फेल्ड। दोस्तों जनरली कोई नहीं समझाएगा आपको, इसे समझो ढंग से, ठीक है। फेल, फेल्ड और फेल्ड, और इसका मतलब होता है गिराना। देखो समझो इसको, दो वर्ब है दोस्तों अपने पास, एक तो फाल है और एक फेल है। देखो जरा फाल की सेकंड फॉर्म देखो एक बार, फाल की सेकंड फॉर्म वही है जो गिराने की फर्स्ट फॉर्म है, मतलब गिरना की जो सेकंड फॉर्म है वो गिराने की फर्स्ट फॉर्म के बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो इसमें एक चीज याद रखना दोस्तों हमेशा कि देखो अगर गिरने का सेंस आ रहा हो सेंटेंस में, गिरने का सेंस आ रहा हो सेंटेंस में, तो वहां पे जो वर्ब लगेगी वो फर्स्ट फॉर्म तो लगेगी फॉल, सेकंड फॉर्म लगेगी फेल,
और थर्ड फॉर्म लगेगी फालन। ठीक है, और जहां पे गिराने का सेंस आ रहा हो वहां पे क्या आएगी, फेल, फिर सेकंड फॉर्म क्या आएगी, फेल्ड, और थर्ड फॉर्म क्या आएगी, फेल्ड। ठीक है, इनको मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा आपको, तब ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, बाकी अभी कुछ एक दो बार और देख लो ताकि आपको दिक्कत ना आए। ऐसे एक और है, राइज। ठीक है, राइज, रोज, रिजन। इसकी राइज माने क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे गिरना है तो गिरना क्या होगा, गिरना गिरेगा तो क्या होगा, उठेगा भी। तो इसका ये होता है उठना। अपोजिट हो गया फॉल और राइज। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई उठना का सेंस हो रहा है तो एक उठाना का भी सेंस बनता है। ठीक है, और उठाना की इंग्लिश होती है दोस्तों रेज। ठीक है, रेज, फिर आता है रेस्ड, फिर आता है रेस्ड। ठीक है, और ये होता है दोस्तों क्या, उठाना। गिरना, गिराना, उठना, उठाना। बात समझ में आ रही है, गिरना, गिराना, उठना और उठाना। तो राइज, रोज, रिजन, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो तीनों अलग अलग हैं। ठीक है, लेकिन जनरली क्या करते हैं बच्चे कि जहां पे उठने का सेंस आता है वहां पे उठाना की इंग्लिश लिखे आते हैं, जहां पे उठाने का सेंस आता है वहां पे उठने की इंग्लिश लिखे आते हैं। मीनिंग में जनरली बच्चे ये कहते हैं सर यहाँ पे मैंने केवल आई एक ए तो लगा दिया। देखो राइज और रेज में देखो क्या अंतर है, ज्यादा तो थोड़ी है, बस राइज में ए नहीं है और रेज में ए आ गया है। अब कोई बच्चा ये कह रहा था जनरली में सर इसमें ए तो लगा दिया, इसमें कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया। दोस्तों गुनाह नहीं, इसमें सेंस ही चेंज हो गया। सेंस देखो, वहां पे राइज माने क्या होता है, उठना, और वहां पे क्या होता है, उठाना। दोनों में अंतर है नहीं। तो इनमें जो है वो ज्यादा जो है वो एग्जाम्पल के माध्यम समझ में आएगी, और ये चीज मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम में समझाऊंगा। अभी तो आप ये नोट कर लो सारे। ठीक है, ये लिख दिया, और एक और लिख लो दोस्तों, फिर उसके बाद फिर हम एग्जाम्पल के माध्यम से इनको समझने की कोशिश करेंगे। एक है दोस्तों हैंग। ठीक है, हैंग, हंग और हंग। ठीक है, हैंग, हंग और हंग। और एक है हैंग, हैंड और एक हैंग। ठीक है, ये भी अपने आप में एक वर्ब है, दो वर्ब है ये हैंग की। ठीक है, ये तो होता है देखो दोस्तों टांगना, जैसे हम कुछ शर्ट वगैरह टांगते हैं ना खूंटी पे, तो टांगना या फिर लटकना। ठीक है, और ये जो हैंग होता है ना, ये वाला हैंग, ये होता है दोस्तों फांसी पे लटकाने वाला। जो फांसी पे लटकाते हैं ना, कौन फांसी पे कौन लटकाता है, उनको क्या बोलते हैं, उनको फांसी पे लटकाना। जल्लाद, जल्लाद होते हैं ना दोस्तों, तो जल्लाद जो होते हैं एग्जीक्यूशनर बोलते हैं उनको, मैं बता दूंगा आगे। तो ये वाला जो आता है उसमें हैंग वाला, तो ऐसा मत करना कि जैसे कोई सेंटेंस हो कि ना एक जल्लाद ने अपराधी को फांसी पर लटकाया, तो कहीं उसमें लटकाया की सेकंड फॉर्म लगेगी, और सेकंड फॉर्म लगेगी तो कहीं उसमें हंग लगा दो, तो वो हंग कहीं वो हो जाएगा खूंटी पे टांगने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म क्या लगेगी, हैंग लगेगी। तो ये भी मैं बताऊंगा एग्जाम्पल के माध्यम से, तीनों के सारे ये तीनों वर्ब जो है बहुत अच्छी वर्ब है, इनको मैं समझाऊंगा दोस्तों। तो ये वर्ब जो है इनका आप दोस्तों चार्ट बना लेना सारा। ठीक है, जो समझाने की जो वर्ब है उनको मैं समझाऊंगा, और बाकी जो सिंपल याद करने की जो वर्ब है जो एग्जाम्पल के माध्यम से आती रहेंगी उनको आप याद करते रहना, और किताब के माध्यम से उनको पढ़ते रहना। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और ज्यादा से ज्यादा घर पे रह के पढ़ाई करें और मल्लाह की पढ़ाई करें। ठीक है दोस्तों, अभी थोड़ा सा टाइम कोरोना में चल रहा है, अभी थोड़ी क्लासेस बंद है आप लोगों की। जैसे ही क्लासेस स्टार्ट होंगी उसके बाद आपकी जो क्लासें हैं वो रनिंग में आ जाएंगी। ठीक है, और अच्छे से अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।